Friends, welcome back to my channel CBSE History and Social Science. I am Vijendra Nagda welcoming you all to my new video of class 10 chapter 2 Nationalism in India part 2. आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2 के सेकंड पार्ट में देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है वो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद के घटनाओं से धीरे धीरे किस तरह से आगे बढ़ा और गांधी जी के 3 बड़े आंदोलन जो इस समय हुए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से पहले पार्ट 1 में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके भारत पर इफेक्ट, उसके बाद रॉलट सत्याग्रह, रॉलट एक्ट और उससे फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद फिर उससे उत्पन्न परिस्थितियों में उसी समय जो है खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ हुआ उन सभी के बारे में डिस्कस किया। साथ ही साथ गांधी जी के भारत आगमन और भारत आगमन के बाद गांधी जी द्वारा भारत में जो 3 इनिशियल मूवमेंट चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में किए थे उन तीनों के बारे में भी स्टडी किया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि सत्याग्रह जो गांधी जी का फाइट करने का, स्ट्रगल करने का एक तरीका था, उस सत्याग्रह के मूवमेंट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें थी, सत्याग्रह कैसे किया जाता है। तो ये सारे वीडियो के या इन सारी घटनाओं को देखने के लिए आप पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। और आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद देश में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस के विशेष सत्र में सितंबर 1920 और नागपुर अधिवेशन 1920 दिसंबर 1920 इन दो अधिवेशनों में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम प्रस्तुत भी किया और कांग्रेस की कमेटी ने उस आंदोलन को पास भी कर दिया दिसंबर 1920 में। ये दोनों अधिवेशन जो है सितंबर 1920 का जो अधिवेशन कलकत्ता में कांग्रेस का हुआ था, मैप की दृष्टि से पूछा जाता है, और दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो नागपुर में हुआ था। तो ये दोनों ही अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, नागपुर अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन, जहां पर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रोग्राम को स्वीकार करा लिया था कांग्रेस से। अब गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन के बारे में अपनी फेमस बुक जो कि हिंद स्वराज है, उस हिंद स्वराज नाम की बुक में लिखा है, ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू रूल विद द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस। गांधी जी ने अपनी हिंद स्वराज नाम की बुक में लिखा है कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि भारतीयों का कोऑपरेशन अंग्रेजों को लगातार मिलता रहता है। अगर भारतीय जो है वो नॉन कोऑपरेट कर दे, यानी असहयोग कर दे या अपना कोऑपरेशन विड्रॉ कर ले, वापस ले ले, तब ये ब्रिटिश रूल के लिए भारत में शासन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार के लिए भारत में शासन करना मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि उनका शासन का अंत भी हो जाए। तो गांधी जी का आइडिया जो था कि भारतीय जो भी अंग्रेजों के काम कर रहे हैं वो काम करना बंद कर दें, तब उन्हें भारतीयों की अहमियत, भारतीयों की वैल्यू रियलाइज़ होगी और तब शायद हो सकता है कि वो रोलट एक्ट जैसे अन्यायी अत्याचारी कानून भारतीयों के लिए न बनाए। तो गांधी जी अंग्रेजों को महसूस कराना चाहते थे भारतीयों की वैल्यू, और इसलिए उन्होंने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो है प्लान बनाया। इट बिगेन विद सरेंडर ऑफ टाइटल्स। अब ये जो आंदोलन है 1920 के लास्ट में दिसंबर से लेकर 1921 में प्रारंभ हुआ और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम बने थे, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों तरह के थे, जिसमें सकारात्मक कार्यक्रमों में बहुत सारी चीज़ें थी, नकारात्मक में विरोध वाले बहुत सारे कार्यक्रम थे। तो पहले जिसमें विरोध के अंतर्गत करना था कि अपनी उपाधियां और पदों का त्याग करना था, बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, सरकारी सेवाओं का त्याग करना था, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स जो है सेना, पुलिस और अदालतों का बहिष्कार करना था, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषदों के चुनावों का भी बहिष्कार करना था, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना है, फॉरेन गुड्स का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। और इसमें पॉजिटिव कार्यक्रम था कि स्वदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देना है, बायकॉट एंड नेशनल एजुकेशन और राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का जो है उसको प्रारंभ करना है, उसको अपनाना है। तो बहुत सारे कार्यक्रम थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कार्यक्रमों के बारे में पूछा जाता है, तो ये सारे कार्यक्रम जो हैं वो थे जिसमें बहुत सारे बायकॉट प्रोग्राम थे, जिसमें विदेशी वस्तुओं, विदेशी नौकरियों और पदों और उपाधियों और चुनावों का बहिष्कार था। जबकि जो सकारात्मक कार्यक्रम थे उसमें स्वदेशी शिक्षा पद्धति का विकास या उसको अपनाना और साथ ही साथ स्वदेशी उद्योग धंधों का विकास करना, ये जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के
थे। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है 1921 से 22 तक के पीरियड में लगभग 1 से 1.5 साल के बीच में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे देश भर में चला। हज़ारों स्टूडेंट्स ने जो है सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया, उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जिन्हें कहते हैं। ये बड़े बड़े वकील थे। आसफ़ अली जो थे, अरुणा आसफ़ अली के हस्बैंड, उन्होंने भी अपनी जो है वकालत छोड़ दी। पब्लिक बोनफायर ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, विदेशी वस्त्रों की जगह जगह होलियां जलाई जाने लगी, जगह जगह इकट्ठा करके चौराहों पर विदेशी वस्त्रों की होलियां जली। द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920 टू 1922। 1920 से 22 के पीरियड में विदेशी कपड़े या विदेशी आयात का जो स्तर था, जो पहले किया जाता था उसकी तुलना में 50% से ज़्यादा भारत में विदेशी वस्तुओं का आयात घट गया। तो ये सारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रभाव था। पूरे देश भर में बहुत अच्छे से ये आंदोलन चल रहा था और जनता ने इसमें बहुत तरीके से पार्टिसिपेट किया। यहाँ मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, देशबंधु और सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, तीनों को आप देख सकते हो। ये तीनों थे जिन्होंने अपनी वकालत जो है छोड़ दी। इनके साथ हज़ारों और भी वकील और लोग थे जिन्होंने अपनी नौकरियां और सेवाएं छोड़कर जो है इस आंदोलन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये यहाँ विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा करके लोग जो है जमा कर रहे हैं और उनको फिर सार्वजनिक रूप से जो है जलाने जैसे कार्यक्रम जगह जगह किए थे और लोग इसमें गर्व महसूस करने लगे थे कि हम भी देश के लिए कुछ कर रहे हैं। इस तरह से लोग अपने महंगे महंगे विदेशी वस्त्रों को दे देते थे और उनको सार्वजनिक रूप से जला दिया जाता था। तो आंदोलन बहुत अच्छे से पूरे देश भर में चल रहा था। अब लोगों ने इस आंदोलन में किस किस तरह से भाग लिया, किस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनकी तरफ से क्या इनिशिएटिव रहे, तो इस आंदोलन में लोगों ने मेनली नॉन वायलेंट तरीके से ही पार्टिसिपेट किया। जो ऐसा गांधी जी का कहना था, जैसा गांधी जी का सत्याग्रह चलते हैं, मैक्सिमम नॉन वायलेंटली यह आंदोलन चला। गांधी जी की जो इस आंदोलन में भाग लेने के लिए गांधी जी ने जैसा कहा था कि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से गांधी जी की बातों को लिया। ठीक है, गांधी जी देश के लिए और उनकी समस्याओं को लेकर या राष्ट्रीय एकता वाला या एक राष्ट्र स्तर का आंदोलन चलाना चाह रहे थे, जबकि देश की जनता जिनकी समस्याएं अलग अलग थी, उन्होंने अपने अपने समस्याओं को लेकर इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, सभी जगह आंदोलन एक तरीके से नहीं चला। गांवों और शहरों में ये आंदोलन के रूप अलग अलग तरह के थे। प्रोटेस्टेड इन वेज दैट वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद हिज आइडियाज़। बहुत सारी जगह गांधी जी के आइडियोलॉजी के हिसाब से भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। उन्होंने जो जो डिमांड्स रखी या जो जो मेन बातें कही वो भी वहाँ पर नहीं थी। कुछ दूसरी बातों को लेकर भी असहयोग आंदोलन चला। पीपल लिंक्ड देयर मूवमेंट्स टू लोकल ग्रीवेंस। और बहुत सारी जगह ये जो आंदोलन था वो लोकल ग्रीवेंस, लोगों की अपनी जो लोकल प्रॉब्लम्स थी, स्थानीय प्रॉब्लम थी, उनको लेकर उन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। तो पीपल का पार्टिसिपेशन गांधी जी के हिसाब से सभी जगह नहीं रहा। लोगों ने कहीं कहीं पर अपने अपने हिसाब से भी पार्टिसिपेट किया। अब किस तरह कहाँ कैसे पार्टिसिपेशन हुआ, तो अगर हम देखें तो यहाँ खेड़ा गुजरात में अगर किसानों की मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर पाटीदार या पटेल जाति के जो किसान होते हैं, पाटीदार ही पटेल है, तो इन पाटीदार किसानों ने नॉन वॉयलेंट तरीके से बहुत सारे अभियान चलाए। मोस्टली उनके अभियान जो थे वो टैक्सेशन और जमींदारी और जो जमींदारों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी उनके अगेंस्ट थे। फिर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। ठीक है, वहाँ पर जो है शराब की दुकानों पर लोगों ने प्रदर्शन किए। शराब की दुकानों के विरोध में बहुत सारे प्रदर्शन यहाँ पर किए गए। जबकि इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश की गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल एंड पुअर पीजेंट्स स्टेज ए नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे फॉरेस्ट सत्याग्रह किए गए। सेंड देयर कैटल इनटू फॉरेस्ट विदाउट पेइंग गेजिंग फी। वन कानून जो थे, फॉरेस्ट लॉज थे, उसके अगेंस्ट आदिवासियों ने बहुत सारे इस समय मूवमेंट चलाए, जिन्हें फॉरेस्ट सत्याग्रह या वन सत्याग्रह कहा जाता है, जिसमें अपने जानवरों को उन्होंने जंगलों में छोड़ दिया बिना टैक्स दिए हुए। जबकि वन कानून के अनुसार ये था कि बिना टैक्स दिए हुए कोई जंगल की किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस समय आदिवासियों ने अपने जानवरों को जंगलों में छोड़ दिया। अल्लूरी सीताराम राजू इस मूवमेंट में आंध्र प्रदेश में जो ये
आदिवासियों के मूवमेंट चले थे, उनके एक महत्वपूर्ण लीडर थे अल्लूरी सीताराम राजू, और ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी को याद होना चाहिए। अल्लूरी सीताराम राजू लेड द ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल या गुडेम पहाड़ियों में उन्होंने आदिवासियों के एक मूवमेंट का जो है नेतृत्व किया। ट्राइबल्स बिलीव दैट गांधी जी वुड गेट देयर टैक्सेस रिड्यूस, और ये जो आदिवासी लोग थे वो ये मानते थे कि गांधी जी जो है उनके सारे जो टैक्स ब्रिटिशर्स लेते हैं वो सब कम करा देंगे, साथ ही साथ वन कानूनों को ख़त्म करा देंगे, फॉरेस्ट रेगुलेशन एबोलिश्ड, सारे जो वन कानून हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। पीजेंट्स प्रोक्लेम्ड स्वराज एंड बिलीव दैट गांधी राज वाज टू बी एस्टेब्लिश्ड। पीजेंट्स या किसान ये मान रहे थे कि इस आंदोलन में भाग लेने से हमारे देश में स्वराज आ जाएगा, साथ ही साथ गांधी राज जो है वो देश में स्थापित हो जाएगा अगर वो आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत सारे किसानों, आदिवासियों ने भी इस आंदोलन में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। जो गुडेम हिल्स का अल्लूरी सीताराम राजू का जो आंदोलन था वो वॉयलेंट तरीके से लड़ा गया, कहीं कहीं जो है गुरिल्ला तरीके से इन आदिवासियों ने ब्रिटिशर्स पर हमले भी किए, और बाद में अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया और धीरे धीरे जो ये आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन ये जो अल्लूरी सीताराम राजू का जो आंदोलन था वो गुडेम हिल्स में बहुत पॉपुलर रहा, और बहुत समय तक जो है इन्होंने अंग्रेजों के लिए बहुत सारी मुसीबतें बढ़ाई। फिर पंजाब में बात करें तो पंजाब में अकाली जो है, अकाली लोग जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, उन्होंने जो गुरुद्वारों के अंदर जो महंत लोग होते हैं उनका जो करप्शन था, क्योंकि ये उनकी लोकल प्रॉब्लम थी, वहाँ महंत लोग बहुत करप्शन कर रहे थे, तो ऐसे उस करप्शन के अगेंस्ट में उन्होंने, अकालियों ने वहाँ पर जो है विरोध किया, और सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम देयर गुरुद्वाराज, ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने उल्टा इनको सपोर्ट भी किया। तो हर जगह जो है किसानों ने अपने टैक्स के अगेंस्ट में मूवमेंट चलाया, आदिवासियों ने वन कानूनों के अगेंस्ट में मूवमेंट में भाग लिया, जो अकाली लोग थे उन्होंने अपने महंतों के अगेंस्ट, करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट में भाग लिया। अवध के जो किसान थे, द पीजेंट मूवमेंट इन अवध डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, वो करों में कमी की डिमांड कर रहे थे। एबोलिशन ऑफ बेगार, बेगार जो एक प्रथा होती है जनरली पुराने समय में, जो जमींदार या लैंडलॉर्ड्स जो होते थे वो किसानों या गांव में रहने वाले लोगों को बिना कोई वेजेस दिए, बिना कोई मेहनताना दिए जो काम करवाते थे, तो उस काम को बेगार कहा जाता था। बेगार का अर्थ बिल्कुल क्लियर सा है, जिस काम के बदले में कोई मेहनताना नहीं दिया जाता, दैट इज़ बेगार। तो इन किसानों को और गांव के लोगों को जमींदारों के यहाँ बेगार करना पड़ता था, जिसका कोई पैसा नहीं मिलता था। तो ये किसान चाह रहे थे कि बेगार की प्रथा समाप्त हो, ठीक है। और इन किसानों के, अवध में किसानों के इस मूवमेंट का जो लीडर थे वो थे बाबा रामचंद्र, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन भी स्थापित किया था जो भारत में पहला किसान संगठन कहा जाता है, उसका नाम था अवध किसान सभा, ठीक है। तो इस तरह से किसानों ने संगठित होकर जमींदारों के अगेंस्ट में और बेगार प्रथा के अगेंस्ट में विरोध प्रदर्शन किया, और कहीं कहीं तो जो है उन्होंने उनका सोशल बाइकआउट भी किया। तो इस तरह से किसानों ने भी एक्टिवली अपनी समस्याओं को लेकर इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। फिर आगे अगर हम बात करते तो आसाम में भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया गया। आसाम में मेनली बहुत सारे टी गार्डन्स होते थे, और टी गार्डन्स में जो बहुत सारे लेबरर्स काम करते थे, जो कि मोस्टली यूपी बिहार से आए हुए लोग रहते थे, जिनको उन बागानों में मजदूरी के रूप में रखा जाता था। उन बागान मजदूरों को बागानों से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती थी, उन्हें वहीं के अंदर बंद करके रखा जाता था, वो घर नहीं जा सकते थे। और जैसे ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, इन बागान मजदूरों ने समझा कि अब वो अपने घर जा सकते हैं, इन बागानों को छोड़कर भाग सकते हैं, तो उन्होंने गांधी महाराज की जय कहते हुए बागानों को छोड़ दिया और वहाँ से भाग गए, और अपने लिए ज़्यादा वेजेस की भी उन्होंने डिमांड रखी। लेफ्ट द ब्रिटिश ऑन प्लांटेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो बहुत सारे ब्रिटिश बागानों को उन्होंने छोड़ दिया। डिक्लेयर दैट दे वर फॉलोइंग गांधी जीज विश, वे गांधी जी की इच्छा के अनुसार जो है इन बागानों को छोड़ रहे हैं, वहाँ से भाग गए। लेकिन इस समय जो है ट्रेन्स और जो स्टीमर्स होते थे उनकी हड़ताल चल रही थी, तो ये जो बागान मजदूर बागानों से भागे वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाए, क्योंकि आगे जाने के लिए या तो स्टीमर की हेल्प लेनी थी या फिर ट्रेन्स में जाना था, लेकिन दोनों की हड़ताल थी। तो ऐसे में फिर से बागान मालिकों ने उनको पकड़ लिया और वापस बागानों में ले आए। लेकिन इन्होंने भी गांधी राज की कल्पना करते हुए बागानों
को छोड़कर भाग गए थे, तो इस तरह से बागान मजदूरों ने भी भाग लिया। द आसामीज वैष्णव सॉन्ग ऑफ द पीरियड द रेफरेंस टू कृष्ण वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय गांधी राज। ठीक है, तो इस समय वैष्णवों का जो सॉन्ग था वो जो है गांधी राज की रूप में सब्सटीट्यूट हो गया, यानी चेंज हो गया। इन लैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, अंडर दिस एक्ट प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। और ये जो लेबरर्स थे टी गार्डन्स की, वो 1859 के उस इमिग्रेशन एक्ट को ख़त्म कराना चाह रहे थे, जिसके अंतर्गत कोई भी बागान मजदूर बागान मालिकों की परमिशन के इन बागानों को छोड़ नहीं सकता था। लेकिन वो वहाँ से इस एक्ट के होते हुए भी वहाँ से भाग गए असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर देश के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह से लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया और बहुत अच्छे से ये आंदोलन चल रहा था, जब तक कि ये जो घटना है जिसको हम चोरी चौरा इंसिडेंट कहते हैं, ये नहीं हुआ। ठीक है, चोरी चौरा उत्तर प्रदेश की गोरखपुर ज़िले में, यहाँ आप लोकेशन देख सकते हैं, ये बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के पास में गोरखपुर ज़िले में ये स्थित था। उस समय अभी नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका है यहाँ पर, लेकिन ये पहले गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था। इस जगह पर एक किसानों का मूवमेंट चल रहा था, जो कि पुलिस स्टेशन के सामने से होकर जा रहा था। वहाँ पुलिस वालों और प्रदर्शनकारियों के बीच में किसी बात को लेकर हल्की फुल्की झड़प हो गई और ऐसे में जो भीड़ जो है वो ज़्यादा उग्र हो गई और उन्होंने वहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी थे उन सबको पुलिस थाने के अंदर बंद कर दिया और बाहर से आग लगा दी। उस चोरी चौरा नाम की उस जगह पर इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। जनरली ये घटना 5 फरवरी 1922 की मानी जाती है और गांधी जी को ये जो है पता 11 फरवरी के आसपास लगा और उन्होंने 12 फरवरी जैसे ही पता लगा उन्होंने इस आंदोलन को विड्रॉ करने की घोषणा कर दी फरवरी 1922 में। ठीक है, और बहुत सारी जगह ये वायलेंट हो गया था। ठीक है, तो वायलेंस होने की वजह से गांधी जी ने चोरी चौरा वायलेंस की वजह से इसको विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, मैप में भी जनरली ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में चोरी चौरा नामक घटना की वजह से गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि यह हिंसक हो गया था। और यहाँ पर जो है गांधी जी ऐसा मानते थे कि हिंसा की किसी भी घटना को अगर वो सपोर्ट कर देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं तो आगे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को फिर रोका नहीं जा सकेगा। इस वजह से गांधी जी ने चोरी चौरा घटना का जैसे ही पता लगा तुरंत ही इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो गांधी जी अहिंसा को न सिर्फ मानते थे बल्कि वो लोगों से मनवाना भी चाहते थे और वो सच्चे मन से अहिंसा को पालन करते थे और लोगों से पालन करवाना चाहते थे और इस वजह से यह असहयोग आंदोलन जो है वो चोरी चौरा घटना की वजह से स्थगित हो जाता है। और इसके बाद जो है गांधी जी लोगों को जो है अहिंसा का लेसन पढ़ाने या सत्याग्रह किस तरह से किया जाता है वो सब सिखाने के लिए जो है आगे आने वाले 5-7 वर्षों तक किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं करते हैं बल्कि समाज सुधार के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। लोगों को सत्याग्रह की ट्रेनिंग, अहिंसा की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे में कुछ समय तक जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है कोई बहुत बड़ी घटनाएं इस दौरान नहीं होती है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके ये आंदोलन चलता रहा, क्योंकि इस समय स्वराज पार्टी करके एक पार्टी इस समय स्थापित हुई थी जिसने इस आंदोलन को कुछ समय तक जो है देश में राजनीतिक माहौल को बनाए रखा और लोगों की जो मांगे थी उनको विधान परिषदों में पहुंचाया और साथ ही साथ जो गलत ब्रिटिश कानून थे उन ब्रिटिश कानूनों को बनने से भी रोका। तो स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय CR दास, जो भी हमने देखा था चित्तरंजन दास, उनके और मोतीलाल नेहरू जो थे, इन दोनों के द्वारा यह स्वराज पार्टी स्थापित की गई। और इस पार्टी का उद्देश्य ये था, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने विधान परिषद के चुनावों के बहिष्कार का कार्यक्रम रखा था, जो कि महत्वपूर्ण और मेन कार्यक्रम था। लेकिन स्वराज पार्टी हो या इस पार्टी की जो लीडर्स थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, उनका यह मानना था कि विधान परिषदों के चुनावों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए बल्कि उनमें तो भाग लेना चाहिए और विधान परिषदों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर ब्रिटिश अन्यायी कानूनों को बनने से रोकना
चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, और जितना ज़्यादा विरोध हम करेंगे ब्रिटिश इन कानूनों को नहीं बना पाएंगे। और अगर बना भी लेते हैं तो ऐसे में देश की जनता को पता लगेगा किस तरह से हम भारतीयों के विरोध के बावजूद भी ब्रिटिश ये अत्याचार पूर्वक कानून बना रहे हैं। तो इस तरह से देश के लोगों के उत्साह को बनाए रखा जा सकेगा और अन्यायी कानूनों को बनने से भी रोका जा सकेगा। तो इस उद्देश्य से, यानी चुनावों में भाग लेने के उद्देश्य से 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, और 1922 के इलेक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया और बहुत सारे अन्यायी कानूनों को बनने से रोका और विधान परिषद में भारतीयों की मांगों को जोरदार तरीके से रखा। They felt that it was important to oppose British policies within the councils, argue for reform, and also demonstrate that these councils were not truly democratic. तो वो ब्रिटिशर्स के झूठे दिखावे को लोगों के सामने रखना चाहते थे कि ये डेमोक्रेटिक तरीके की काउंसिल्स नहीं है, यहाँ पर भारतीयों की इच्छा के अगेंस्ट में कानून बनाते हैं, जबकि वो लोकतंत्र का दावा करते हैं। तो ये जो स्वराज पार्टी है, इसने बहुत अच्छी तरीके से उस समय के देश की परिस्थितियों को जो है आकलन किया और देश में लोगों के राजनीतिक मांगों का साथ ही साथ उत्साह को बनाया। 1922 में के बाद स्वराज पार्टी ने कुछ समय तक राजनीतिक नेतृत्व देश को प्रदान किया। गांधी जी जो है इस समय समाज सुधार और जन जागृति के साथ ही साथ जाति व्यवस्था में सुधार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे थे। नवजीवन अखबार निकाला, हरिजन जो है उन्होंने दलित जाति के लोगों को नाम दिया और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए। लेकिन उसके बाद राजनीतिक रूप से देश में आंदोलन या देश के लोगों को जो है एक नई दिशा या राष्ट्र फ्रीडम स्ट्रगल का एक महत्वपूर्ण घटना जो है उसके बाद सीधी आती है 1928 में, जब साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन भारत क्यों आता है और ये कैसे आता है और इसमें किस तरह से क्या होता है? तो साइमन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो टोरी सरकार थी, टोरी प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सरकार द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन या एक आयोग को भारत भेजा गया। इस आयोग का भारत आने का उद्देश्य था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट सम कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। इस आयोग का भारत आने का उद्देश्य था कि उस समय भारत की संवैधानिक स्थिति को देखना था, किस तरह से देश का शासन चल रहा है, और उसके बाद उस शासन व्यवस्था में कुछ चेंजेस करने के लिए, यानी कुछ नए रूल या लॉज बनाने के लिए सजेशन देना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। यानी भारत में कैसा शासन चल रहा है उसको स्टडी करना और देश की परिस्थितियों के हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट को सजेस्ट करना कि भारत देश के लिए ये नए कानून बनाए जा सकते हैं देश की परिस्थिति को सही करने के लिए। तो इन बातों के लिए, देश की स्थिति को अध्ययन करने और नए कानून के सजेशन के लिए ये साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है। Nationalists in India opposed the commission because it had not a single Indian member. भारत में रहने वाले राष्ट्रवादी या कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर थे, उन्होंने इस साइमन कमीशन का पुरजोर तरीके से विरोध किया, और उनके विरोध का जो कारण था, मेन रीजन टू ओपोज द साइमन कमीशन वॉज दैट इट हैड नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर। इस कमीशन का एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसके सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे। कानूनों की सलाह या कानूनों को बनाने के लिए सलाह ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने वाला था, लेकिन भारतीयों के लिए कैसे कानून होने चाहिए, भारत देश के लिए कैसे कानून होने चाहिए, वो सलाह सारे के सारे अंग्रेज सदस्य देने वाले थे। जबकि राष्ट्रीय नेताओं का यह मानना था कि कम से कम इस आयोग का एक सदस्य भारतीय होना चाहिए, ताकि भारतीय कैसे कानून चाहते हैं वो भी अंग्रेजों तक पहुंच सके। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राष्ट्रवादियों की और कांग्रेस की किसी डिमांड को या इस तरह की किसी डिमांड को नहीं माना। तो ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस साइमन कमीशन का विरोध करने का निश्चय किया, और पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी ये पहुँचा, साइमन गो बैक या गो बैक साइमन के नारे के साथ इसका स्वागत किया गया। काले झंडे इसको दिखाए गए। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया, इंक्लूडिंग कांग्रेस। ठीक है। और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया, और
पूरे देश भर में इसके अगेंस्ट में बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए गए। देश भर में जहाँ जहाँ पर भी ये पहुंचा वहाँ वहाँ पर इसका विरोध किया गया, लेकिन साइमन आया और देश भर में घूम घुमा कर वापस इंग्लैंड चला भी गया और उसने वहाँ की सरकार को सजेशन भी दे दिए। लेकिन साइमन के इस आने के साथ ही देश में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, और जो कि लाला लाजपत राय की हत्या लाहौर में हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे देश में क्रांतिकारी घटनाएं भी स्टार्ट हो जाती, जिसमें भगत सिंह द्वारा सैंडर्स की हत्या जो है वो इसी सिलसिले में होती, साइमन कमीशन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से। लेकिन राष्ट्र की में राजनीतिक रूप से देखा जाए तो इसके बाद अगले महत्वपूर्ण घटना जो है इस साइमन कमीशन के आने और जाने के बाद जो है वो 1929 में कांग्रेस का जब लाहौर में अधिवेशन होता है तो उस समय जो है होती है, और वो जो है लाहौर अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है पूर्ण स्वराज। ठीक है, इन 1929 द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट लाहौर। Jawaharlal Nehru was the president of the Indian National Congress in 1929 at Lahore session. Here, the Congress formalized the demand of Purna Swaraj or full independence for India. यहीं पर कांग्रेस की 1929 के अधिवेशन में, दिसंबर 1929 के अधिवेशन में कांग्रेस के जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना उद्देश्य पूर्ण स्वराज को घोषित किया, यानी कंप्लीट फ्रीडम, फुल इंडिपेंडेंस को घोषित किया। और जब तक वो प्राप्त न हो जाए तब तक प्रति वर्ष 26 जनवरी विल बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, यानी जब तक पूर्ण स्वराज प्राप्त नहीं होगा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया गया, और इस दिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए स्ट्रगल करने की प्रतिज्ञा ली, देश को आज़ाद कराने की प्रतिज्ञा ली कि जब तक देश आज़ाद नहीं होगा हम उसके लिए प्रयास करते रहेंगे। तो भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, जो कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वहाँ पर घोषित किया गया था। तो दो घोषणाओं की वजह से ये अधिवेशन महत्वपूर्ण है, पहला पूर्ण स्वराज और दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा के साथ। तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसके बाद हम आते हैं आगे 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है, और उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी को यह जो है नियुक्त करती है कि वो किसी बड़े आंदोलन, देश की पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए किसी बड़े आंदोलन को प्रारंभ करे। तो ऐसे में महात्मा गांधी इस समय जो है एक नया आंदोलन प्रारंभ करते हैं जिसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है, या सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे कहते हैं, जो कि 1930 में प्रारंभ हुआ। अब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों प्रारंभ किया और उसमें क्या किया? तो महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मूल मतलब है, जिस शाब्दिक अर्थ है, विनय के साथ कानूनों की अवज्ञा करना या कानूनों को न मानना। ठीक, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में कानूनों को तोड़ने का कार्यक्रम गांधी जी द्वारा बनाया गया था, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने नमक कानून को तोड़ने का जो है वो कार्यक्रम बनाया। सबसे पहले नमक कानून को तोड़ने का उन्होंने सोचा, और नमक को क्यों गांधी जी ने सेलेक्ट किया? क्योंकि गांधी जी के अनुसार इट वॉज अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। ये एक बहुत पावरफुल सिंबल रहेगा जो कि देश के सारे लोगों को यूनाइट कर सकेगा। क्यों? क्योंकि नमक जो है गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति के खाने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक बनाने पर लाइसेंस जो है वो कंपलसरी कर दिया था, साथ ही साथ नमक के ऊपर टैक्स भी बढ़ा दिया था, और इस वजह से लोगों के लिए नमक खरीदना और नमक बनाना दोनों ही काम बहुत मुश्किल हो गए थे। तो ऐसे में गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निश्चय किया। लेकिन उससे पहले उन्होंने ही सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन इन विच द मोस्ट स्टीरिंग वॉज डिमांडेड टू अबोलिश सॉल्ट टैक्स। उन्होंने जो है बहुत सारी डिमांड के साथ वायसराय इरविन को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में उन्होंने उनको चैलेंज किया कि इन सारी मांगों को मान लिया जाए, नहीं तो वो जो है एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे।
और उसमें से मेन मांग जो है डिमांड थी वो थी टू अबोलिश सॉल्ट टैक्स। व्हेन इरविन रिफ्यूज, जब इरविन ने इस तरह की किसी लेटर को किसी डिमांड को नहीं माना, गांधी जी स्टार्टेड द साल्ट मार्च accompanied by 78 of his trusted volunteers march 240 miles from साबरमती आश्रम टू दांडी। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। वो थी अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से उन्होंने गुजरात के ही समुद्र किनारे के एक गांव दांडी तक की 240 मील की यात्रा को उन्होंने अपने 78 साथियों के साथ वहां से शुरू किया और दांडी पहुंचे 24 दिनों में। ऑन 6 अप्रैल, 12 मार्च को तो ये शुरू की गई और 6 जो है वो अप्रैल को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर वहाँ पर नमक अपने हाथों से बनाकर क्या किया, इस नमक कानून को तोड़ दिया और गांधी जी के साथ हज़ारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा। गांधी जी ने नमक समुद्र के पानी को गर्म किया और उस गर्म करने के बाद जो नमक बना उसको अपने हाथों में लिया और इसी के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी नामक स्थान पर अपने हाथों से नमक बनाने के द्वारा। ठीक है, तो ये दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अब दांडी की यात्रा कहाँ से कैसे शुरू हुई उसका एक मैप है जिसमें आप देख सकते हैं। ये जो गुजरात का एक मैप है जिसमें बहुत सारे प्लेसेस पर 24 दिनों में ये 240 मील की यात्रा की गई। साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में स्थित है वहाँ से ये शुरू की गई और ये जो दांडी है समुद्र किनारे का गाँव है वहाँ पर जाकर ये ख़त्म हुई साबरमती आश्रम से। और ये डिफरेंट प्लेसेस से गुजरात के जहाँ पर गांधी जी रुके, लोगों से बातें की, लोगों को समझाया कि किस तरह से आंदोलन करना है, कैसे कानूनों को तोड़ना है, क्योंकि इस बार गांधी जी किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहते थे। जैसा चोरी चोरा में हुआ था उस तरह का कोई हिंसक घटना गांधी जी नहीं चाहते थे, इसलिए वो जगह जगह रुक कर लोगों को समझा रहे थे, बता रहे थे कि कैसे हमें इस आंदोलन में कानूनों को तोड़ना है, किस तरह से सत्याग्रह करना है, कैसे अहिंसा का पालन करना है, ये सारी चीज़ें समझा रहे थे। और देश नहीं दुनिया भर से पत्रकार जो है इस दांडी यात्रा को कवर कर रहे थे और ये भारत का पहला ऐसा मूवमेंट था जो विश्व स्तर पर पूरी दुनिया भर के देशों में इसकी जानकारी गई और लोगों ने, पत्रकारों ने लिखा कि किस तरह गांधी जी और किस तरह देश के जो गांव-गांव के लोग थे इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे और किस तरह से दांडी में जो है गांधी जी का नमक कानून बनाया गया और बिल्कुल जो है अहिंसक तरीके से हम भारतीय आंदोलन कर रहे थे। और उसके साथ ही साथ देश भर में जब ये आंदोलन प्रारंभ हो गया तो देश भर में अनेक जगहों पर नमक कानून को तोड़ा गया, हज़ारों लोगों ने प्रदर्शन किए और अंग्रेज़ों ने बड़ी क्रूरता के साथ उनको दमन किया और उसकी सारी रिपोर्टिंग जो है दुनिया भर में गई। तो ये पहला आंदोलन था भारत का जो विश्व स्तर पर लोगों तक पहुंचा और पहली बार गांधी जी ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा विश्व स्तर की सहानुभूति हासिल की हम भारतीयों के लिए और साथ ही साथ दुनिया को ये बताया कि किस तरह से ये ब्रिटिश हम पर अत्याचार कर रहे हैं। तो इस आंदोलन से हमें पूरे विश्व का समर्थन हासिल हो पाया दांडी यात्रा और उसके बाद में जो गांधी जी ने जितने भी प्रदर्शन और देश भर में आंदोलन हुए। तो ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि ये आंदोलन भी असहयोग आंदोलन की तरह किस तरह से जगह जगह फैला और लोगों ने किस किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द साल्ट लॉ। हज़ारों लोगों ने देश के अलग अलग भागों में नमक कानून को तोड़ा। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, अपने हाथों से नमक बनाया। डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज, और सार्वजनिक नमक फैक्ट्रियाँ जो रहती थी उनके सामने प्रदर्शन किए, नारे लगाए, विरोध प्रदर्शन किया। तो इस तरह से यह आंदोलन पूरे देश भर में नमक कानून को तोड़कर प्रारंभ हुआ। फॉरेन क्लॉथ्स वॉज बाइकॉटेड। इस आंदोलन में पहले के असहयोग आंदोलन की तरह विदेशी कपड़ों को जलाया गया। शराब की दुकानों को जो है वहाँ पर प्रदर्शन किए गए, उनको बंद कराने के लिए आंदोलन हुए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स। इस समय भी पहले की तरह किसानों को टैक्स से ही प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने जो है रेवेन्यू देने से मना कर दिया, टैक्स देने से मना कर दिया और चौकीदारी टैक्स था उसका बहुत ज़बरदस्त विरोध किया गया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड
इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज। ठीक है, बहुत सारे जो गाँव के अधिकारी थे उन्होंने जो है अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, और साथ ही साथ जंगलों में लोगों ने, जो आदिवासी थे, उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक किया। गवर्नमेंट सिंबल्स लाइक पुलिस स्टेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा वर अटैक्ड। और बहुत सारी जगह पर सार्वजनिक जो बिल्डिंग्स थी, पुलिस स्टेशन जैसी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग्स जो है, कोर्ट्स जो थी, रेलवे स्टेशंस पर हमले किए गए। और इस तरह से कहीं बहुत सारी जगह यहाँ पर भी हिंसक या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। और इस तरह से देश भर में ये आंदोलन भी चला। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ किन किन लोगों ने किन उद्देश्यों से इसमें पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले बात करते हैं अमीर किसानों की, रिच पीजेंट्स, या जो अब जो खुद ज़मीन के मालिक होते थे, ऐसे किसानों ने कम्युनिटीज़ लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात and the Jats of Uttar Pradesh joined the movement because they were very hard hit by the trade depression and falling prices। तो इस समय गुजरात के अमीर किसान जो पाटीदार थे और उत्तर प्रदेश के जो अमीर किसान जाट थे, इन्होंने इस आंदोलन में इसलिए पार्टिसिपेट किया कि उस समय जो है ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 से लेकर 35 तक चला था, उसकी वजह से जो परिस्थितियाँ आ रही थी, उनको उनको बहुत अधिक नुकसान इसमें हुआ था। तो इस वजह से, उस नुकसान की वजह से उन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। जो गरीब किसान थे, गरीब किसानों ने, पुअर पीजेंट्रीज वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन लॉवरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड, दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड। तो गरीब किसान जो थे, उन्होंने, वो न सिर्फ टैक्स को कम करवाना चाह रहे थे, बल्कि वो जो टैक्स जमींदारों को जो जमा नहीं करा पाए थे, उसको भी वो माफ़ कराना चाह रहे थे कि वो उनसे न लिया जाए। तो इसकी इन रेवेन्यू की वजह से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। जो अमीर बिजनेस क्लास थी, ठीक है, व्यापारी वर्ग के लोग थे, उन्होंने जो है वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। विदेशी वस्तुओं को भारत में जो आयात होता था, उससे प्रोटेक्शन चाह रहे थे कि उनके ऊपर कुछ टैक्स लगाया जाए उस विदेशी वस्तुओं पर, ताकि भारतीय उद्योग धंधों को आगे बढ़ने का मौका मिले। एंड रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। और रूपी स्टर्लिंग का जो रेशियो है, उसको भी वो चेंज करवाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से जो है ये जो इम्पोर्ट है, वो इम्पोर्ट कम से कम हो। तो बिजनेस क्लास ने भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया अपने बेनिफिट के लिए। फिर जो उद्योगपति वर्ग था, इंडस्ट्रियलिस्ट, दे अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। वो जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी जो अधिकार था, कंट्रोल था, बाउंडेशंस बहुत सारे थे, बहुत सारे रूल थे, जिसकी वजह से भारतीय उद्योगपति अपने उद्योगों का प्रचार प्रसार या विदेशों में जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उन सबको जो है वो हटाना चाहते थे, रेस्ट्रिक्शंस को कम करना चाहते थे। एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। और उन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का समर्थन किया, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि शायद ब्रिटिशर्स कुछ जो है इस तरह की कानूनों में रिलैक्सेशन दे सकते हैं। तो अमीर किसानों, गरीब किसानों, बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी लोगों ने इस समय इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। और इन बिजनेस क्लास और इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस समय एक ऑर्गेनाइजेशन भी अपने एक एस्टेब्लिश किया था, फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ नाम का एक जो ऑर्गेनाइजेशन इस समय एस्टेब्लिश किया गया था। तो इस तरह से वो भी संगठित होकर जो है उन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। लेकिन यह आंदोलन जब सब तरफ से चल रहा था, अचानक से गांधी जी फिर से इस आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर देते हैं। और वो आंदोलन बंद किया गया था, उसका कारण था कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हो जाता है, जिसे गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के अंतर्गत सबसे पहले गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस लेने की घोषणा की, टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। और साथ ही साथ गांधी जी ने इरविन को यह विश्वास भी दिलाया कि वो जो है लंदन में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यानी गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने में अपनी सहमति जता दी। और तीसरा, गवर्नमेंट ने या इरविन ने यह विश्वास दिलाया कि इस आंदोलन में जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं, वो जो अरेस्ट किए गए हैं, उन्हें रिलीज़ कर दिया जाएगा। और जिन लोगों की भी नौकरियां जो है वो चली गई, उनको वापस उनकी नौकरियां दे दी जाएगी। तो इस तरह से गांधी जी और इरविन के बीच में ये समझौता हो जाता है। और गांधी जी जो है
इस आंदोलन को जो है समाप्त कर देते हैं और वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन रवाना हो जाते हैं। और इस तरह से ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि गांधी जी जब वहाँ पहुँचते हैं लंदन में, तो वहाँ पर गांधी जी के अलावा देश में बहुत सारे जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के और अलग अलग जो सेक्शंस थे सोसाइटी के, जिसमें राजाओं के, जिसमें व्यापारियों के, जिसमें दलितों के, मुस्लिमों के, सिखों के, क्रिश्चियंस के, अलग अलग जाति धर्म के बहुत सारे लीडर्स को भी अंग्रेज़ों ने वहाँ बुलाया था। और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानबूझकर इन दूसरे लोगों की डिमांड्स को तो ज़्यादा वेटेज दिया और गांधी जी की किसी डिमांड को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, क्योंकि गांधी जी सभी लोगों के लिए, देश की यूनिटी के लिए डिमांड कर रहे थे, सबके लिए जो अच्छी बातें हैं वो डिमांड कर रहे थे। तो गांधी जी की डिमांड्स को वहाँ पर इग्नोर किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चल रहे थे और वो चाहते थे कि किसी तरह से ये जो सारे लोग हैं अलग अलग उनकी डिमांड को वेटेज दिया जाए, ताकि ये आपस में लड़े, हिंदूज, मुस्लिम्स और दलित और इस तरह से सब लोग आपस में लड़ें। तो गांधी जी की बातों को नहीं माना गया। तो गांधी जी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर वापस भारत रवाना हो गए। लेकिन भारत आने पर देखा कि भारत में उस समय पॉलिटिकल प्रिजनर्स को नहीं छोड़ा गया। उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया, लेकिन अब लोगों ने उतने उत्साह से भाग नहीं लिया और 1934 में धीरे धीरे ये जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है पूरी तरह से समाप्त हो गया, क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट अब इस आंदोलन में नहीं रहा। लेकिन इस बीच देश भर में, हमारे देश की राजनीति में गांधी जी और जो है देश में यूनिटी को लेकर बहुत सारे और एफर्ट्स किए गए, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो घटना है दैट इज़ पुणे पैक्ट। पूना समझौता हमारे भारत के इस राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये जो समझौता है वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। और इस समझौते में गांधी जी ने दलितों को हिंदू धर्म से अलग करने की जो ब्रिटिश सरकार की कोशिश थी उसको एक तरह से नाकाम करने के लिए वहाँ पर उन्होंने जो है फास्ट किया था और अंबेडकर को उन्होंने तैयार किया कि वो जो है दलितों को जो ब्रिटिश अलग से रिजर्वेशन दे रहे हैं वो एक्सेप्ट ना करें। कांग्रेस खुद ही अपने अंदर दलितों को रिजर्वेशन देगी और बहुत सारी जगह दलितों को जो है वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस में बनाएगी। तो गांधी जी और अंबेडकर दोनों इसके लिए एग्री हो गए। तो वो जो समझौता है उसे पुणे पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है, जो सितंबर 1932 में अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट द डिप्रेस्ड क्लासेस लेटर बी नोन एज शेड्यूल कास्ट, या जिसको हम दलित कहते हैं, रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट्स। ठीक है, तो उनको रिजर्वेशन तो दिया गया, लेकिन जनरल इलेक्टोरेट्स में ही उनको वोट करना है। और कांग्रेस ने पर्टिकुलर कुछ जगहों पर दलित कैंडिडेट्स को जो है रिजर्व कर दिया कि वहाँ से दलित लोग ही चुनाव लड़ेंगे। और इस तरह से जो है ये समझौता बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर जो है ऊंची नीची जाति के बीच का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर जाकर कुछ कम करने की कोशिश जो है गांधी जी द्वारा की गई। तो यहाँ पर जो है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है पड़ाव आता है, जहाँ पर यूनाइटेड स्ट्रगल जो है हमारी चली। इसके बाद इस चैप्टर में आगे जो डिस्कस किया गया है कि किस तरह हम भारतीयों में, वो भारतीय जो अंग्रेजों के आने से पहले अलग अलग राजाओं द्वारा शासित होते थे, सब अपने अपने को अलग अलग देश का नागरिक मानते थे, कहीं पर भी हमारे में यूनिटी नहीं थी। लेकिन फिर अचानक से भारतीयों में अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आ गई कि हम सब एक ही देश के नागरिक हैं, इस तरह की भावना आ गई। तो ये भावना कैसे विकसित हुई? तो इसके बहुत सारे कारण थे। ठीक है, तो बहुत सारे कारणों में कि उस समय कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसने भारतीयों के अंदर भारतीयता की, इंडियननेस की भावना को जागृत कर दिया। तो जैसे यहाँ पर लिखा है द इमेज ऑफ भारत माता was first created by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय in 1870 he wrote वंदे मातरम a hymn to the motherland। तो इस समय बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई जिसने भारतीयों में भारतीयता की भावना को बढ़ावा दिया, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया, जिसमें भारत माता की इमेज इस समय क्रिएट की गई। और ये इमेज को क्रिएट करने का श्रेय जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय को, जिन्होंने भारत माता की एक इमेज को क्रिएट किया। साथ ही साथ उन्होंने 1870 में वंदे मातरम नामक एक बहुत ही देशभक्तिपूर्ण जो है एक गीत लिखा,
जो बाद में भारत का राष्ट्रीय गीत भी बना है। और इसमें उन्होंने मदरलैंड की भक्ति के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। तो इस तरह के गीतों ने, इस तरह की पेंटिंग्स ने भारतीयों के अंदर भारतीयता की या राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा दिया। फिर दूसरा, देयर वर ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। बहुत सारी कल्चरल, सांस्कृतिक गतिविधियां जिसमें नाटक, कविताएं, गीत, भजन जो है वो सारे सब जो थे, इन सब चीज़ों ने हमारे देश के अंदर ये जो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की भावना, सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास किया। फिर थर्ड रीज़न जो है वो है हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism। तो हमारे देश की जो पुरानी हिस्ट्री थी, जिसमें भारत एक बहुत बड़ा देश था और भारत का जो एरिया था बहुत बड़ा था, हम लोग दूसरे लोगों पर भी रूल करते थे, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फिर से हिस्ट्री रीराइट की गई। ब्रिटिशर ने भारत की हिस्ट्री को फिर से लिखा, तो उस हिस्ट्री को पढ़कर भारतीयों के अंदर कॉन्फिडेंस आया। इस समय बहुत सारे लोक गीत लिखे गए, बहुत सारी कविताएं लिखी गई, बहुत सारे सिंबल्स क्रिएट किए गए, जिसमें नेशनल फ्लैग हम देख सकते हैं यहाँ पर, कि राष्ट्र झंडा भी हमारा एक बनाया गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों ने मिलकर क्या है, भारतीयों के अंदर अपने देश के प्रति सम्मान की भावना को, कॉन्फिडेंस की भावना को जन्म दिया कि हम भारतीय जो है सेकंड लेवल के नागरिक नहीं है, हम भी जो है, हमारा इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है, बहुत शानदार रहा है, और अगर हम फिर से कोशिश करें और इन अंग्रेज़ों को इस देश से निकाल दें तो हम फिर से जो है उस इतिहास को फिर से दोहरा सकते हैं, हम भारत को फिर से एक गौरवशाली देश बना सकते हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस है इन सारे गीतों ने, इतिहास के पुनर्लेखन ने भारतीयों के अंदर जगाया। फिर ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट ए ट्राई कलर फ्लैग वॉज डिज़ाइन, ठीक है, एक तिरंगा जो है स्वदेशी मूवमेंट में डिज़ाइन किया गया था, रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस थ्रू 8 लोटसेस एंड ए क्रिसेंट मून। जो स्वदेशी मूवमेंट में तिरंगा झंडा बना था, उस तिरंगे झंडे में हमारे भारत के उस समय 8 राज्य थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, उन 8 राज्यों को 8 कमल के फूलों द्वारा प्रेजेंट किया गया था, और साथ ही साथ एक क्रिसेंट मून जो है उस झंडे में बनाया गया था, जो मुस्लिम या रिलीजियस जो है धार्मिक एकता को बताता है। लेटर गांधी जी डेवलप्ड ट्राई कलर फ्लैग। उसके बाद गांधी जी ने एक नया फ्लैग डिज़ाइन किया जो रेड, ग्रीन और वाइट कलर का था, विथ ए स्पिनिंग व्हील एट सेंटर, और उसके बीच में एक जो चरखा था, रिप्रेजेंटिंग सेल्फ हेल्प। ठीक है, तो गांधी जी द्वारा जो है तिरंगा झंडा डिज़ाइन किया गया, लेकिन उसके जो फर्स्ट कलर था वो रेड था, बीच में ग्रीन और एक वाइट था। तो इस तरह का बीच में वाइट और उस वाइट के अंदर चरखा था, जिसको बाद में वो वहाँ से चेंज होकर अशोक चक्र हो गया आज़ादी के बाद में। लेकिन इस तरह से ये जो बहुत सारे प्रतीक चिन्ह, सिंबल्स इस समय क्रिएट किए गए थे, भारत माता की इमेज, वंदे मातरम जैसे गीत, और जो तिरंगा झंडा, ये सब लोग चीज़ों ने भी देश के लोगों में जो है राष्ट्रवाद की, नेशनलिस्ट की फीलिंग को, सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास किया। ठीक है, अब भारत माता की इमेज जो है वो किस तरह की थी, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है भारत माता की इमेज को पेंट किया सबसे पहले, और वो जो है बिल्कुल साधारण से वस्त्रों में, जो साधु सन्यासियों के वस्त्रों में, एक ज्ञान की देवी के रूप में जो है लोगों के खाने और कपड़े की आवश्यकता को पूरी कर सकती है, उस तरह से उस इमेज को दिखाया गया था। तो ये भारत माता की इमेज को पेंट करने वाले सबसे पहले पेंटर अवनींद्रनाथ टैगोर थे। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, द माला इन वन हैंड एम्फेसाइज्ड हर एस्थेटिक क्वालिटी। ये जो भारत माता थी, उसके एक हाथ में माला थी रुद्राक्ष की, जो कि आध्यात्मिक चीज़ों को बताती है। अनदर फिगर ऑफ भारत माता सिंबलाइज पावर एंड अथॉरिटी विच कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय अ त्रिशूल, लॉयन एंड एलिफेंट स्टैंडिंग बाय हर साइड। फिर बाद में भारत माता को एक बहुत ही पावरफुल इमेज के रूप में दिखाया गया, जहाँ पर वो एक शेर के ऊपर बैठी हुई, उसके हाथ में त्रिशूल है और साथ में पास में एलिफेंट भी है। तो इस तरह से बहुत सारी इमेजेस भारत माता की एक के बाद एक फिर बनने लगी, और इसने भारतीयों के मन में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया। ये जो इमेज है सबसे पहले अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत माता की बनाई गई थी। ये पूछा जाता है, तो आप सभी इसको ध्यान से देखेंगे और इस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फिर इसके बाद ये जो फ्लैग्स हैं, सबसे पहले जो स्वदेशी मूवमेंट में जो फ्लैग डिज़ाइन किया गया था 8 कमल के फूलों वाला, जिसमें एक क्रिसेंट मून भी था और जिसके बीच में वंदे मातरम ये जो लिखा हुआ, तो ये वो फ्लैग था। और बाद में गांधी जी द्वारा डिज़ाइन किया गया जो रेड, वाइट एंड ग्रीन कलर का था, वो जो है यहाँ पर
दोनों दिखाए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्बल्स थे जिन्होंने भारतीयों के अंदर देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया। और इस तरह से गांधी जी के आंदोलनों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं और देश के लोगों में जो जिस तरह से लीडरशिप गांधी जी ने की, अहिंसा और सत्याग्रह का जो मार्गदर्शन दिया, साथ ही साथ बहुत सारे सिम्बोल्स, गीत और उस समय देश में जो हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं हुई, उन सब का सम्मिलित प्रभाव ये हुआ कि भारत में हज़ारों लाखों लोगों ने जो है आंदोलनों में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। और उसका फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय जो भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज सेना और इन सब के कंबाइंड एफर्ट इस तरह के हुए कि इधर इंग्लैंड की जो है स्थिति खराब हो गई, अमेरिका विश्व शक्ति के रूप में उभर कर आया और इंग्लैंड के लिए 1945 के बाद भारत को कंट्रोल में रखना जो है संभव नहीं हो पाया और 1947 में भारत देश को आज़ाद करना पड़ा। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ थी, लेकिन मेन चीज़ जो ये थी कि हम लोगों में भारतीयता की भावना, राष्ट्रवाद की भावना आई। तो ये सारी जो घटनाएं थी जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस की, उसकी वजह से भारत देश में भारतीयता की भावना आई और हमारा देश जो है वो आज़ाद हो पाया। तो आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। सारी घटनाओं को सिलसिलेवार मैंने बताने की कोशिश की है, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ अब मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।